Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Today we are beginning unit number 3 biological molecule of the biology syllabus using the KPK textbook. This lecture is specially made for our MDCAT and ChemUCAT students. Let's make a quick dua before we start lecture number first. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqda min lisani yafqahu qawli. आज हम जो यूनिट स्टडी करेंगे वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसमें जो हमने टॉपिक कवर करने हैं वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास और इसमें जो सब टॉपिक हमने कवर करना है वो है डिफाइन एंड क्लासिफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने डिफाइन और क्लासिफिकेशन करनी है किसकी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की। दूसरा नंबर जो सब टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और इसके बाद जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। यानी इस टॉपिक से मुराद ये कि हमने इंट्रोडक्शन स्टडी करना है इस चैप्टर का। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है वो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसको भी हम आज कवर करेंगे और इसमें जो सब टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो है डिस्क्राइब बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, वो हमारे पास है पोलैरिटी, हाइड्रोलिसिस, स्पेसिफिक हीट, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट। ठीक है, डेंसिटी, कोहेजन और आयनाइजेशन, इस सब प्रॉपर्टीज को हमने एक ही कवर करनी है। ठीक है, हम केपीके टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं और केपीके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर जो है 2 है। ये पेज नंबर 29 पर है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने तो सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो टॉपिक से पास पेपर एमसीक्यूज आए थे उसको इस ही वीडियो में कवर करेंगे। यानी हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किया और वो पास पेपर एमसीक्यूज में आया था, तो मैं वो पास पेपर एमसीक्यूज आपको इस ही वीडियो में और इस टाइम पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का उससे ऑल मटेरियल थिंग्स एंड दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ये कह रहे हैं कि जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं इस दुनिया में वो किससे बने होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स से बने होते हैं। दिस एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ एटम। अब ये एलिमेंट है तो ये जाहिर बात है ये किस पर कंपोज होंगे, वो एटम पर कंपोज होंगे। द एटम आर जॉइंट टुगेदर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। और ये एटम जब जॉइन होते हैं मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सम ऑफ दीज केमिकल एलिमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो इस ही केमिकल एलिमेंट से बनी हुई है। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स है वो ये है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, CHONPS। ठीक है, अब दिस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेट। ठीक है, तो इनमें से इन सिक्स में से फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेट बनाते हैं। ठीक है, इसको इस परसेंटेज को आपने याद करना है, एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, अदर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। और जो अदर एलिमेंट है जैसे कि यहाँ पर स्टडी किया फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और इसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो है वो स्मॉल प्रोपोर्शन पर मुश्तमिल है, यानी प्रेजेंट है लेकिन उसकी मकदार कम है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्ट्रक्चर। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो डील करती है विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन देम। ठीक है, अब next, the bonding of hydrogen, oxygen, nitrogen and other atom to carbon atom
फॉर्म्स द कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और जो अदर एटम है जो ये कार्बन के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको फिर क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल प्ले करते हैं कि कैरेक्टराइज करे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, carbon bonds make chain of carbon atom which form the skeleton or backbone of large organic molecule, यानी जो कार्बन बॉन्ड्स है वो क्या बनाते हैं, चेन ऑफ कार्बन एटम बनाते हैं, which form the skeleton, जो कि skeleton बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं किसके, ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के। ठीक है, द केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म शो दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ कंपाउंड। जो केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म की जाए तो वो हमें शो करते हैं कि ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होते हैं। सच दैट वो कंपाउंड कौन से हैं, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन समवॉट डिफरेंट प्रोपोर्शन, और ये जो कंपाउंड है ये प्रेजेंट होते हैं यानी डिफरेंट प्रोपोर्शन पे, सही है। ठीक है, एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इवन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी ये कह रहे हैं कि इसकी जो मकदार है वो डिफरेंट होती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और इवन के सेल टू सेल भी ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वाटर जो है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म के जितने भी कंपाउंड है उसमें जो मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, वाटर है। इट फॉर्म ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी बाई वेट, यानी ये 3/4 बॉडी बाई वेट बनाता है। नेक्स्ट वाटर आर प्रोटीन, और वाटर के बाद जो ज़्यादा मकदार में मौजूद है वो क्या है, प्रोटीन्स हैं, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सेल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि और प्रेजेंट है इन द सेल। ठीक है, प्रोटीन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रूल इन द सेल, प्रोटीन का अब स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल दोनों है। ठीक है, इन द सेल। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, अब अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। एंजाइम विच आर प्रोटीन इन नेचर आर आल्सो प्रेजेंट, इसके बावजूद एंजाइम जो कि प्रोटीन है इन नेचर वो भी प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स विच प्ले मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट रूल एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो कि हार्मोन्स और इसी तरह इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं स्मॉल प्रोपोर्शन में। ठीक है, a typical cell show the following approximate person composition of different compound present inside cell, एक टाइपिकल सेल जो है वो शो करते हैं फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ये अब एक टेबल है, इसमें जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन शो किए गए हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सेल में, एक टाइपिकल सेल में। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल है और एक मेमेलियन सेल है, यानी ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको आप प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं और मेमेलियन सेल को आप यूकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। अब ये इस पर स्टडी करते हैं क्योंकि इससे एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटेंट लगे हैं, यानी कौन से कंपाउंड, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है और फिर मेमेलियन सेल है और उसकी डिफरेंट परसेंटेज है। अब वाटर की जो बैक्टीरियल कंपोजिशन है वो है 70%, जो बैक्टीरियल सेल में है वो वाटर होते हैं और इसी तरह मेमेलियन सेल में भी 70% होते हैं। प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल में 15% होते हैं और मेमेलियन सेल में 18% होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3% बैक्टीरियल सेल में और 4% मेमेलियन सेल में। ठीक है, इसी तरह लिपिड्स 2% और बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में 3%। डीएनए जो है वो 1% होता है बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में 0.25% होते हैं। ठीक है, आरएनए जो है वो 6% होते हैं और बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में 1.1% होते हैं। एंजाइम, हार्मोन, इसी तरह ये जो है बैक्टीरियल सेल में 2% होते हैं और मेमेलियन सेल में भी 2% होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस एक्सेट्रा जो है वो 1% होते हैं बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में भी 1% होते हैं। ठीक है, अब इस टेबल को आपने किस तरह से याद करना है। ठीक है, उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप ने सबसे पहले क्या करना है, इस
टेबल को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें 3 किस्म के कंपाउंड मिलते हैं। सबसे पहले वो कंपाउंड मिलते हैं जो सिमिलर इन बोथ होते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल में भी सेम है और मेमेलियन सेल में भी सेम है। उसमें हमारे पास क्या आता है, वाटर, यानी सबसे पहले आपने इसको एक सीक्वेंस में करना है कि सबसे पहले आपने वो याद करना है जो दोनों में सेम है, ठीक है। तो जो दोनों में सेम है उसमें हमारे पास जो पहले आता है वो है वाटर, उसके बाद एंजाइम और हार्मोन, देखो ये भी सेम है टू टू दोनों में, और इनऑर्गेनिक आयन ये भी सेम है, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह से याद करना है, यानी आपने सबसे पहले वो याद करने हैं जो दोनों में सेम है, वो आपके पास क्या है, वाटर, एंजाइम, हार्मोन्स और इनऑर्गेनिक आयन। उसके बाद जो आपने याद करें मोर एंड बैक्टीरियल सेल देन मेमेलियन सेल। फिर उससे के बाद जो आपने याद करें वो ही है कि अब इस क्वांटिटी में वो याद करने हैं जो बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा हो मेमेलियन सेल से, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में कौन से ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें डीएनए की बात करें तो डीएनए 1% है बैक्टीरियल सेल में, और मेमेलियन सेल में ये हमारे पास 0.25% है। इसी तरह आरएनए भी ज़्यादा है बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में ये कम है, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। अब तीसरा जो हमारे पास है वो है जो ज़्यादा होते हैं मेमेलियन सेल में और लेस होते हैं बैक्टीरियल सेल में, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, प्रोटीन आता है, ठीक है, प्रोटीन आता है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आता है और उसके बाद आता है लिपिड्स। तो आपने इसको इसी तरह से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डीएनए की अमाउंट है इस पर एमसीक्यूज आया है पास पेपर में, इसको डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर ये है एमसीक्यूज नंबर 7, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 7 हमें कह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए को हमसे पूछे गए, ये डेटा 2013 से लिए गए हैं कि बैक्टीरियल सेल में कितने अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। तो यहाँ पर देखिए 1% हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपने इसी तरह से इसकी जो कंपोजिशन है इसको याद करना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए। और इसी तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं इस ग्राफ से, ठीक है, इस टेबल से, इससे इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर तो डीएनए के पूछे, आपको हो सकता है कि आने वाले पेपर में प्रोटीन के बारे में पूछे, आरएनए के बारे में पूछे, तो आपने इसको लाजिमन याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज 32 हमारे पास है फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। 4 टाइप है हमारे पास फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म, जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। These molecules are distinguished from one another on the basis of their chemical structure. इस मॉलिक्यूल को जो डिफरेंट करते हैं वो हम किस बेसिस पे करते हैं, देयर केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन एंड फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड लिविंग थिंग्स सच एज फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सच एज जैसा कि फैटी एसिड, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दिस फंक्शनल ग्रुप एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सम फंक्शनल ग्रुप आर हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल, ठीक है, ग्रुप, सम आर कार्बोक्सिलिक यानी एसिड ग्रुप, सम आर अल्डिहाइड ग्रुप, सम आर अमाइनो ग्रुप एटसेट्रा, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Inorganic compounds such as water and inorganic salt are also present in the protoplasm. इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि वाटर और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हमारे पास है वो भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। वाटर इज वाइटल फॉर द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वाटर जो है वो ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के लिए। इन विदाउट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर द प्रोटोप्लाज्म इज अनएबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन। और जब यानी सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर प्रोटोप्लाज्म को ना मिले तो फिर जो सेल है वो प्रोटोप्लाज्म है वो जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता।
तब inorganic salt are present in small quantity but they are important for most biological function, ठीक है। जो inorganic salt है, इसके अलावा जो inorganic salt है वो कम मकदार में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत ख़ास होते हैं, क्योंकि ये बहुत से बायोलॉजिकल बायोकेमिकल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब कंडेंसेशन पर आते हैं। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर। जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर कहते हैं। दीज आर फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब जो ये लार्ज मॉलिक्यूल है ये किससे बने होते हैं? पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी खास स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सब यूनिट से ये बने होते हैं, और उसको क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स को आपने जाना, वो पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसको पॉलीमर कहते हैं, और जो सब यूनिट होते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसको मोनोमर्स कहते हैं। टू मोनोमर जॉइन टुगेदर व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अनदर। अब ये मोनोमर्स जो हैं वो जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाए फ्रॉम वन मोनोमर्स, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक मोनोमर से रिलीज होता है, और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे से रिमूव होता है, और इसी तरह ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मिल जाते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं या डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। एंड द प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। एग्जाम्पल अब इसकी क्या है उसको समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल कॉल्ड अ डाइपेप्टाइड। अमाइनो एसिड जो है वो जॉइन टुगेदर हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड कंबाइंड विद द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अमाइन ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड टू प्रोड्यूस वाटर ब्लू इन द इक्वेशन बिलो। ये यहाँ जो ब्लू है ये यही रिप्रेजेंट करता है। ये ब्लू से मुराद ये है कि यहाँ जो रिएक्शन है इसमें इसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अमीनो एसिड कैसे बनते हैं? इनके अमीनो एसिड ऐसे बनते हैं जब जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आप वन अमीनो एसिड जो है वो उससे हाइड्रोक्सिल लूज हो जाए, और दूसरा जो अमाइन ग्रुप है दूसरे अमीनो एसिड के उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल एक दूसरे के साथ मिलके वो वाटर बनाए, और इसी तरह से जो दो अमीनो एसिड वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्या बनाते हैं? वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। ये अमीनो एसिड की क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये COOH क्या है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये जो है दूसरे अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है। इस अमाइनो ग्रुप से क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा, और यहाँ से जो है हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों कंबाइन होंगे और ये वाटर बनाएंगे, और इसी तरह से इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल बनता है उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है, और इससे क्या बना? पॉलीमर बना, ठीक है। इससे और इसी तरह से ये जारी होते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का जॉइन होता है, इसी तरह से ये चलता है, और ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर बनाता है, ठीक है। और फिर इससे प्रोटीन बनते हैं। अब यहाँ पर टेबल 2.2 है, वो कह रहे हैं कि मोनोमर्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास ये है कि पॉलीमर्स अब यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ इस साइड पर पॉलीमर है और इस साइड पर उसके क्या है? मोनोमर है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लें, क्योंकि इसे भी हम एमसीक्यूज आ सकते हैं इस तरह के। पॉलीसेकेराइड का मोनोमर कौन है? तो वो मोनोसेकेराइड है, ठीक है। लिपिड्स का जो मोनोमर है वो है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है, पारपेट्स। प्रोटीन के लिए कौन है? अमाइनो एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब अब जाते हैं हाइड्रोलिसिस की तरफ। के हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या है? ये दूसरा रिएक्शन है। अच्छा,
हाइड्रोलिसिस हमारे पास है। हाइड्रो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, ठीक है। तो जो एमसीक्यू जो हाइड्रोलिसिस अब क्या है, अब polymers macromolecule are broken down into monomers by a process called hydrolysis। ये जो पोलीमर उस कंडेंसेशन रिएक्शन में बनाता, अब उसका ये हाइड्रोलिसिस जो है उसका उलट है, उसमें मोनोमर कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनाता। अब इस हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि पॉलीमर जो है वो वापस मोनोमर में कन्वर्ट होते हैं, तो ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स, ठीक है। इसमें पॉलीमर क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू मोनोमर्स बाय प्रोसेस क्या, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इट इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है, पास पेपर एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज ऐसा है कि हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज था कि हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन, अब ये तो हमें पता है कि ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर है इनटू मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ, तो एडिशन क्या होगा, इसको इसमें जो एडिशन होगा वो वाटर का होगा, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इट इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इन दिस प्रोसेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम वाटर अटैच टू वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन अटैच टू द अदर। यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है कि इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ क्या होता है, वाटर होता है, यानी वाटर स्प्लिट होता है, उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक मोनोमर के साथ अटैच होता है और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे के साथ। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी नहीं लगाना और हाइड्रोजन को भी नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है, यानी एक वाटर जो है वो स्प्लिट होता है और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल उसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, वाटर है। ये नम्स 2022 से है, ठीक है। This is called hydrolysis reaction because water hydro is used to break लाइस अ बॉन्ड, ठीक है। इसको हाइड्रोलिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर यानी हाइड्रो को हम इस्तेमाल करते हैं कि ब्रेक कर दे, क्या लाइस, ब्रेक को हम लाइस कहते हैं, अ बॉन्ड, ठीक है। इस वाटर की वजह से एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो इसलिए इस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि सक्रोज जो है वो वाटर के साथ मिलता है, जब ये वाटर के साथ मिलता है तो ये पॉलीमर है, ये सक्रोज क्या है, पॉलीमर है। ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये मोनोमर्स है। बोथ कंडेंसेशन रिएक्शन इन हाइड्रोलिसिस नीड स्पेसिफिक एंजाइम, जो कंडेंसेशन रिएक्शन है और हाइड्रोलिसिस इसके लिए खास एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये वीडियो लंबी हो रही है, जो बकाया है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में यानी कवर करेंगे, ठीक है। इस ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। So we have today lectures complete. Let's end it with this dua. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما لا ينفعني وزدني علما. So see you in the next lecture. Allah Hafiz. Fi Aman Allah.